प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा अलग अलग घटनाक्रमों पर रहती है। एक बड़ा घटनाक्रम जो इस साल में रहने वाला है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो रहा है। इस कार्यकाल की अवधि को अगर आधार माने तो तय बात है कि चुनाव आयोग फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक विधिवत चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा और मार्च अप्रैल के बीच में मतदान भी हो जाना चाहिए, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है। ममता बनर्जी लगातार 3 बार चुनाव जीतकर अपने अजय किले को बदस्तूर बनाए हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बहुत कोशिश की थी इस किले में सेंधमारी की। भारतीय जनता पार्टी 3 से तकरीबन 80 सीटों तक भी पहुंची, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से बहुत दूर रही। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कोशिश में है। किसी समय पश्चिम बंगाल में बड़ी ताकत रहा वाम मोर्चा या कांग्रेस की कोई हैसियत दिखाई नहीं देती है। सीधे सीधे मुकाबला देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत तृणमूल कांग्रेस अर्थात ममता बनर्जी के बीच में। हमने इतनी पृष्ठभूमि की बात इसलिए की कि ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र पार्टी सरकार पर इस आधार पर हमलावर है कि इनसे जनता के बीच में तो जगह बनाई नहीं जा रही, तो हमको नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की ये मदद लेते हैं। ताजा मामला ये रहा था जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहा कि ईडी ने एक 5 साल पुराने मामले को लेकर छापामार कार्रवाई की। ये छापामार जो कार्रवाई की वो आईपैक कंपनी पर की। यह आईपैक कंपनी जो है चुनावी रणनीति का काम करती है। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर रहे। प्रशांत किशोर बाद में राजनीति में सक्रिय हो गए और इस कंपनी का संचालन प्रतीक जैन के पास आ गया। वो प्रतीक जैन जो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं। तो आईपैक के ऑफिस पर छापामारी हुई और प्रतीक जैन के यहां पर भी छापामारी हुई। ईडी छापे मारती रहती है, यहां पर भी छापा मार दिया। मामला तूल इसलिए पकड़ गया कि इस छापामारी को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए ममता बनर्जी छापा स्थल पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ये कोई घोटाले के सिलसिले में छापा नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी रणनीति को हथियाने की कोशिश है। ये छापा तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को अपने पास हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। ममता बनर्जी छापा स्थल पर पहुंची नहीं, वहां से वो फाइलें भी उठा लाई और साथ ही साथ प्रतीक जैन के घर पर भी पहुंची, वहां से भी फाइलें वगैरह उन्होंने ले आई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये तो अराजकता है। ईडी ने भी कहा कि ये तो हमारी कार्रवाई पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने जो है दखलंदाजी की है। दोनों ही तरफ से अर्थात ईडी और तृणमूल कांग्रेस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। आज उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। खारिज की वजह यह रही कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप था कि इन्होंने हमारी राजनीतिक जानकारियां जुटाने के लिए छापेमार कार्रवाई की थी। इन्होंने जो भी जानकारियां जुटाई है उसे सार्वजनिक करने से रोका जाए, किसी और को देने से रोका जाए ताकि हमें राजनीतिक नुकसान ना हो। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि हमने तो कुछ जब्त ही नहीं किया, हमारी छापामार कार्रवाई में कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किए गए हैं, बल्कि ममता बनर्जी ने ही वहां से दस्तावेज जबरदस्ती उठा लिए। जब यह मामला सामने आया तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह हलफनामा दे देंगे, इन्होंने कुछ नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर इसके बाद में हाईकोर्ट ने 2 आधार पर मामला निराकृत कर दिया। पहला ये कि कुछ छापे के अंतर्गत जब्त ही नहीं किया गया, ईडी ने यह दलील दी, और दूसरा ये भी बताया कि इसी आशय का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है जहां पर सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आज के हाईकोर्ट की कार्रवाई ईडी की जीत है या टीएमसी की जीत है? यह मसला राजनीतिक है या शुद्ध प्रशासनिक है? इस पूरी कार्रवाई के तहत फायदे में तृणमूल कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है? कुल मिला के मामला दिलचस्प है। हमारे साथ इस राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सोफिया खान जी हैं जो तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर हमारे बीच में है। हमारे साथ में कुशल पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी वरिष्ठ कानूनविद के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। और इनके बीच में कुल मिला के मसला तो राजनीतिक है ही, तो संजीव कौशिक जी हमारे साथ में है जो हमें बताएंगे कि कुल मिलाकर दिशा कहाँ जा रही है और किसके फायदे में जा रही है। चर्चा की शुरुआत सोफिया खान जी से करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की याचिका आज हाई कोर्ट में निराकृत हो गई। ये आपकी हार या आपकी जीत? आपके आरोपों की पुष्टि हुई या आपके आरोप कोर्ट ने नकार दिए?
कुल मिलाकर सोफिया जी बताएंगी क्या है आज का मसला? नमस्कार हिमांशु जी और आपके सारे दर्शकों को और मेरे बैठे हुए पैनलिस्ट को। देखिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार। तो ममता बनर्जी 90 की दशक की लड़ाकू नेत्री रही हैं और ताम दाम दंड भेद हर एक चीज वो जानती हैं। ऊंच नीच बहुत सारी चीजों से वो गुजरी हैं और सत्ते पर आने के लिए 35 साल की वामफ्रंट सीपीआईएम की सरकार को उखाड़ के फेंका। तो ऐसी नेत्री को मेरा सलाम और नमस्कार है, क्योंकि वो इतनी जागरूक हैं और इतनी ज्यादा निडर हैं कि वो अपने कह सकते हैं कि अपनी अन्याय के प्रति, जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि सारी घटना तो 4 दिन से चल रही है, अब तक जनता जान ही गई होगी कि आईपैक जो है वो एक कह सकते हैं निजी एक संस्था है, प्राइवेट एक संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करती है। फिलहाल वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। उन्हें उनके पास ये बहुत सी ऑब्वियस बात है कि सारे रणनीति के जो पेपर्स थे, डिस्क थे और बहुत सारी स्ट्रैटेजी थी उनके पास थी, संभावना थी कि थी। और 5 साल, जैसा कि आपने कहा कि 5 साल पुराना ये केस है जो जिसके लिए ईडी आई थी, खासकर जो कोयला घोटाले को लेकर, वो तो खैर पुरानी बात है, लेकिन उसको लेकर चुनाव के 2 महीना पहले आईपैक के ऊपर रेड करना, रेड से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रेड के आड़ पर रणनीति और पेपर्स को चुराना ये गलत था। और इसी की याचिका, इसी की जो गुहार है वो हम लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। तो उसका फैसला तो आने तक इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें, देखिए, न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर बहुत भरोसा है और हम जानते हैं कि जो फेवर्स ममता बनर्जी और उनके पार्टी के फेवर में ही सारी दलीलें आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं यही जनता को बताना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है, बाकी राज्यों में मुझे नहीं पता, लेकिन बंगाल थोड़ा अलग है। बंगाल इसलिए भी अलग है कि यहाँ पर हर समय जो धर्म की राजनीति है उसको नकारा गया। यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा शिक्षित हैं या कह सकते हैं ज्यादा टॉलरेंट हैं कि यहाँ पर कभी भी इस तरह की राजनीति कभी चली तो नहीं। फिर अपन धर्म वरम पर तो बाद में बात कर लेंगे, अभी चुनाव बहुत लंबा जाना है, 2-3 महीने। अभी तो अपन उस विषय पर रहते हैं जिसके लिए आपको आमंत्रित किया है। हाई कोर्ट ने आज आपकी याचिका को, मतलब तृणमूल कांग्रेस की याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया बिना ईडी को कोई निर्देश दिए। आपका यह आक्षेप कि उन्होंने हमारा राजनीतिक डाटा चुरा लिया, हमारी रणनीति संबंधी कागज जब्त करने के लिए आए थे, हमारे पूरे डेटा को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और आप याचिका थी कि इसको सुरक्षित रखा जाए, हम संवैधानिक लोकतंत्र में, इसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, इसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। इसके जवाब में ईडी ने कह दिया सब फालतू की बात है, हमने कोई कागज जब्ती नहीं किया, हमने कोई डेटा नहीं लिया, हमारे द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हम कार्रवाई करने आए थे तो उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जरूर दखलंदाजी की और जो कागज हमें चाहिए थे वो कागज वहां उठाकर ले गई। आपसे जानना चाहता हूं कि आज कोर्ट में आप अपने आरोपों को न्यायालय के सम्मुख प्रमाणित नहीं कर पाए, क्योंकि न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया कि इनके दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, इनके दस्तावेज जारी नहीं होने चाहिए। थोड़ा इस पे बताइए ना, क्या आपका आकलन कोर्ट में सही नहीं बैठा, आपके आरोप सही नहीं बैठे, या अभी भी आपको कोई उम्मीद है नहीं आरोप हमारे सही है, ईडी ने झूठ बोला है, आने वाले समय में हम इसे सही साबित करेंगे? थोड़ा इसको आपसे समझना चाहते हैं सोफिया जी, थोड़ी मदद कीजिए ना हमारी। सबसे पहले हिमांशु जी, कोर्ट के आदेश जो है उसको हम सर्वप्रथम हम सर पर रखते हैं और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी ऑब्वियसली हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम सब करते हैं, पार्टी और जाति और धर्म से परे। तो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक बात ये है कि देखिए, सिर्फ हम बंगाल की आवाज नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हम सब विपक्ष की आवाज बने, कि जिस तरीके से 2014 के बाद विपक्ष के ऊपर ये हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से ना जीत कर ईडी और सारी जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं उनको इस्तेमाल करके अपने पक्ष के लिए, अपने फायदे के लिए इन सब एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। तो ममता बनर्जी देखिए वो हर तरीके से सेफ है, हमें डर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो आवाज है हर एक विपक्ष नेता, हर एक विपक्ष, जितने भी विपक्षी दल है वो उठाए बिना डरे हुए, कि अगर जैसे कहते हैं सांच को आंच क्या, अगर हम सच के साथ खड़े हैं, अगर हमारे अंदर कोई दोष नहीं है तो हम ईडी और सीबीआई से क्यों डरने जाएंगे? भाई ईडी अपना काम करे, क्यों डरने जाएंगे? ये कहना है सोफिया जी का, कोर्ट के आदेश के तहत कहना है कि
वो अभी अध्ययन करेंगी, फिर तय करेंगी कि इस पे क्या कहना है। पर हमारे साथ में कुशल पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि ममता बनर्जी ने कुछ गलत किया, ममता बनर्जी के प्रति कोई आक्षेप कोर्ट की तरफ से नहीं आया। क्या कहते हैं कुशल पांडे जी, आपकी कोशिश सफल नहीं हुई? ईडी ने तो बड़ा निराश किया होगा आपको। भाई वहां पर दस्तावेज के लिए गए थे, तृणमूल कांग्रेस के रणनीति को जानने के लिए गए थे, ईडी ने तो आपको निराश कर दिया, बोले हमें कुछ नहीं मिला। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सच को आज कैसा, तो अगर सच था तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच करके फाइल क्यों अपने कब्जे में ली, फाइल छोड़ देती। अगर उनके अंदर में कोई घोटाला नहीं था, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था, कोई कोयला घोटाला का आरोप नहीं था, तो ईडी के सामने आती, क्यों वहां पर पहुंच करके फाइल लेकर के गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस फाइल में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का स्टाम्प मारा हुआ था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्टाम्प मारा हुआ पेपर प्राइवेट कंपनी में क्या कर रहा था, किस दस्तावेज का वहां पर रखा हुआ था। प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख बोले जाते हैं, आईपैक चला रहे हैं, वहां सरकारी दस्तावेज क्या कर रहा था। ईडी अगर वहां पे छापेमारी करने पहुंचती है तो मुख्यमंत्री तुरंत वहां पर पहुंच करके फाइल लेकर के चली जाती। आखिर क्यों, क्या था उस गिरीश के फाइल में मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, कोयला घोटाला सारा आरोप था, तो मुख्यमंत्री लेकर वहां से भाग गए। इससे अच्छा एक बार बताओ कुशल पांडे जी, आपने कहा कि वो पश्चिम बंगाल सरकार का फाइल वहां पर क्या कर रही थी, वो कवर पे उसका चिन्ह था, ईडी पहुंची तो वो वहां क्या कर रहा था। पर हमारा उससे पहले आपसे एक सवाल है, जिज्ञासा है। आप एक देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। जिज्ञासा हमारी ये कि जहां पर भी चुनाव होने वाले होते हैं वहीं पर अचानक ईडी की ऐसी सक्रियता क्यों हो जाती है, और राजनीतिक दल से जुड़ी हुई संस्थाओं के संदर्भ में ईडी क्यों पहुंच जाती है, खासतौर पर वो संस्थाएं जो विपक्ष के साथ जुड़े हुई हैं, वो कंपनियां जो विपक्ष के साथ संबंध रखे हुए हैं। इसके संदर्भ में कुछ रोशनी देंगे आप? देखिए, चुनाव और एक जांच एजेंसी दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, राजनीतिक दल अपना काम करेगा। जो ईडी एक जांच एजेंसी है, वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई अधिकारी है उनके। ईडी अपना काम कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं। तो ईडी के काम में आगे दखल अंदाजी मुख्यमंत्री क्यों करने गई? अच्छा एक बात बताओ कुशल जी, ये जब पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ करती है तो आप बताते हो कि ये ममता बनर्जी की पुलिस ऐसा कर रही है, ममता बनर्जी के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, ममता बनर्जी के तंत्र ऐसे कर रहा है। और ये ईडी वीडी जो एजेंसियां हैं ये भारत सरकार की संस्थाएं हैं। तो जैसे ममता बनर्जी की पुलिस होती है, ऐसे में अगर सोफिया खान जी कहते हैं कि मोदी जी की ईडी, अमित शाह जी की ईडी, तो आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? इसमें आपकी आपत्ति क्यों हो जाती है? आप तो पूरे देश को बताते हैं ये ममता बनर्जी की पुलिस है, ये स्टीफन की पुलिस है, क्यों ऐसा हो जाता है? आपकी पकड़ नहीं है क्या अपनी एजेंसियों पर? ममता बनर्जी की जैसी पकड़ रहती है या विपक्षी सरकारें अपने यहां के तंत्र पर जैसी पकड़ रखती हैं, ये भाजपा के नेता अपनी तंत्र पर वैसी पकड़ नहीं रखते, इसलिए आप इनकार करते हैं नहीं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, ईडी जो है वो वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। ये लोग जो बार बार कहते हैं कि अमित शाह का ईडी, अमित शाह का ईडी, अमित शाह का ईडी, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि ईडी जो है वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है, अमित शाह के मंत्रालय के अंदर में नहीं आता है। इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका। जो मुख्यमंत्री, आपके चैनल के माध्यम से आपको मालूम होना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस के आधे मंत्री जेल में हैं, कुछ मंत्री और सांसद बेल पर हैं, कुछ अपने टाइम का इंतजार कर रहे हैं। तो जिसकी सरकार ही पूरे घोटाले में 2011 के बाद लगातार जितना भी योजना है, सारी योजनाओं में मुख्यमंत्री के नेता घोटाले में फंसे हुए, उसके लिए लोग कहते हैं कि चुनाव आता है तो ईडी आ जाता है। चुनाव 26 में है, ईडी 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार इनके मंत्रालय के ऊपर, इनके मंत्रियों के ऊपर में। इससे पहले पार्थो चैटर्जी के घर में, उनकी गर्लफ्रेंड के घर में करोड़ों रुपया कैश मिला था। तब ये नहीं कि तब तो चुनाव नहीं था, तब किस बात का चुनाव था? तब तो कोई रोना नहीं था ना तृणमूल कांग्रेस का। अभी सामने चुनाव थे, कह रहे चुनाव है। ईडी एक जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसे मुख्यमंत्री को खुले हाथ दे करके काम करने देना चाहिए। अच्छा कुशल जी, दो सवाल है आपसे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी कि वो देखो ईडी जो है ना,
वो वित्त मंत्रालय के अधीन है, वो अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। हम सब जो देश में लोग बैठे हैं ना, हम अमित शाह जी को बहुत ताकतवर और बहुत सक्षम नेता के तौर पर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में हम उन्हें देखते हैं। आप क्या बताना चाह रहे हो? हम लोग गलत समझते हैं जो अमित शाह को इतना ताकतवर, इतना प्रभावी, इतना कुशल, इतना राजनीतिक रूप से चतुर मानते हैं, वो हम लोगों की गलती है। क्या बात करते हो अमित शाह के संदर्भ में? वित्त मंत्रालय में उनका कोई दखल वखल नहीं है। निर्मला सीतारमण के विभाग में अमित शाह की बात कोई सुनता नहीं है, ऐसा आप हमें बताना चाह रहे हो? एक तो ये जानना है आपसे। दूसरा, आपने बताया कि 2021 में क्या था। भाई 2021 में भी चुनाव था, उस समय पर भी कार्रवाई हुई थी। आपसे समझना केवल एक बात चाहता हूं, आज जो कोर्ट में हुआ उसमें ईडी ने बताया कि हम कुछ नहीं जब्त कर पाए। तो क्या मानते हैं आप, ईडी का छापा विफल रहा? तो 2 सवालों के उत्तर आपसे चाहिए। एक तो ये कि अमित शाह जी की पकड़ को लेकर हम लोग गलत मानते हैं कि अमित शाह इतने सक्षम, इतने प्रभावी और इतने कुशल रणनीतिकार किस्म के राजनेता और मंत्री हैं, ये हमारी गलती है। और दूसरा, ईडी का छापा टोटली विफल हो गया, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए, ये भी आप मानते हैं? देखिए, आपने ही अपने शब्दों में कहा कि अमित शाह जी नेतृत्व कुशल राजनीतिक नेता है और हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे चाणक्य बोले जाते हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी बंगाल आते हैं तो मुख्यमंत्री के खलबली मच जाती है कि आखिर अमित शाह जी क्या करने वाले हैं, अमित शाह जी का क्या रणनीति है। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर अमित शाह जी बंगाल आते तो खुजले मुख्यमंत्री को क्यों होता है? मुख्यमंत्री हर वक्त, इस बार भी आपने देखा होगा कि गलत बयान दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह जी को अगर मैं नहीं चाहूंगी तो बंगाल की धरती पर नहीं आ पाएंगे। अमित शाह जी क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं? ये भारत का बंगाल है। अमित शाह को इस बंगाल में आने के लिए मुख्यमंत्री से परमिशन लेना पड़ेगा। अमित शाह या मोदी जी को बंगाल आने के लिए सीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। ये स्थिति बंगाल की करके रखी हुई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और जब इनके ऊपर में किसी प्रकार का ईडी का, सीबीआई का जांच एजेंसी अगर अपना काम करती है तो ये बाजार में हल्ला करने देखो कुशल पांडे जी, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। आपने बताया अमित शाह तो ये है, अमित शाह तो वो है। आप अभी बता रहे थे अमित शाह और ईडी का कोई संबंध नहीं, वो तो वित्त मंत्रालय का अधीन है। मैंने सवाल केवल इतना पूछा कि क्या अमित शाह की इतनी भी हनक नहीं है? अमित शाह जी का ऐसा दमखम आप नहीं मानते हैं कि विभाग कोई सा भी हो, अगर अमित शाह का संदेश पहुंचे तो उसका सम्मान होगा, उसका मान होगा, उस पर कार्रवाई होगी? क्या आप नहीं मानते? नहीं, अमित शाह जी की कोई नहीं सुनेगा, ऐसा आपका कहना है क्या कुशल जी? देखिए, आखिर आप ही बताइए कि ईडी सीबीआई में अमित शाह जी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। मैं बार-बार आप अगर अपने नेता को इतना कमजोर आंक रहे हैं तो आपकी मर्जी। हम तो ये मानते हैं कि अमित शाह की तो भ्रकुटी का इशारा भी जो है सारी एजेंसियों के लिए मायने रखता है, ऐसा उनका कद हम लोग आंकते हैं। आपको नहीं लगता? आपकी मर्जी है कुशल जी। पर मैं आऊं संजीव कौशिक जी के पास और मुझे सोफिया खान जी कुछ हस्तक्षेप करेगा, एक बार उसे भी सुनना है। जी सोफिया जी, पहले आप हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर प्रदीप जी से थोड़ा कानूनी पहलू समझना चाहता हूं मैं इसके। जी सोफिया जी। मैं पूछना चाहती हूँ, कुशल जी जो है वो किस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ये तो मुझे जानना है। देश देख रहा है कि ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री का कोई हाथ नहीं है ईडी के रेड्स में। एनीवेज, मुझे लगता है इनको थोड़ा जानकारी अच्छे से लेके बैठना चाहिए टीवी डिबेट्स पे। और दूसरी बात है, ये कह रहे हैं ना, ये सारे मंत्रियों के जो नाम गिना रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो तृणमूल से दल बदलू नेता जो चले गए, इनके भाजपा के जो आज नेता बने हुए हैं, बंगाल के विपक्ष नेता, ये बताइए कि उनके ऊपर भी तो ईडी का रेड मंडराता था जब वो टीएमसी में हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही टीएमसी से भाजपा में जाते हैं, वॉशिंग मशीन से धुलकर, बिल्कुल कोई उनके ऊपर इधर 4-5 सालों में कोई रेड नहीं हुआ जब से वो भाजपा में है। और मैं नाम गिनाती हूं, बंगाल के मुकुल रॉय जब यहां पर टीएमसी के नेता थे तब उनके ऊपर ईडी का रेड होता था। भाजपा में जाते हैं, उनके ऊपर ईडी का रेड बंद हो जाता है। ये अलग बात है, वो फिर से टीएमसी में आ गए हैं। तापस रॉय 2024 सांसद के इलेक्शन के वक्त, तापस रॉय जो बंगाल से बारानगर से टीएमसी के नेता थे, एमएलए थे, उनके ऊपर ईडी का रेड हुआ ठीक चुनाव से 2-4 महीना पहले। ऐसा हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से ईडी के सारे रेड्स बंद हो गए। और अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो मैं किस किस का नाम गिनाऊं? नवीन जिल्दर, प्रफुल्ल पटेल, एस अधिकारी, अजीत पवार, अशोक चौहान, अमिंदर सिंह, नारायण
राणे और यहाँ आपके शुभेंदु अधिकारी, ये सारे लोग तो भाजपा में जैसे ही वो लोग जाते हैं विपक्ष से, वो सारे के सारे दूध से धुल जाते हैं। तो आप क्या बात करते हैं? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता तो देख रही है। जनता बेवकूफ नहीं है, सूफिया जी ये बता रही है, लेकिन मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी जनता के संदर्भ में नहीं, अदालत के संदर्भ में समझना चाहता हूं। आज जो कुछ भी हुआ कोलकाता हाईकोर्ट में, उसे हम किस रूप में देखें? ममता बनर्जी के आरोपों पर मोहर लगी, या ईडी ने अपने आप को पाक साफ साबित किया, या दोनों यथास्थिति में और फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा कौन सही कौन गलत? कुल मिला के हुआ क्या है, थोड़ा इस पहलू को हमें समझाएंगे? डॉक्टर साहब, ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि फाइनली डिसाइड जो करेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उसके बाद मतलब न्यायिक व्यवस्था में उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। अब मैं इस टॉपिक में आगे बढ़े, मैंने सब लोगों को सुना, तो मैं आपको पहले 3-4 चीजें बतानी चाहूंगा कि कैसे ईडी का फंक्शन होता है और बेसिकली ईडी का पर्पस क्या है जी। उसके बाद फिर जो ममता जी का एक्ट था और जो ईडी का एक्ट था कि वो जस्टिफाइड इन द आईज ऑफ लॉ था या नहीं था, ये सब बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ईडी बेसिकली पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को डील करती है कि पैसा गलत तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ना चला जाए, हवाला जिसे बोलते हैं, उस तरह का कोई ट्रांजैक्शन ना हो जाए, कोई ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करे। ये सब कुछ जो एक्टिविटीज होती है, ईडी का सिर्फ वहां तक काम है जी। सेक्शन 17 पीएमएलए एक्ट वो स्पेसिफिकली सर्च एंड सीजर के ऊपर बात करता है और एम्पावर करता है अथोराइज्ड ऑफिसर को कि वो किसी भी प्रेमिसेस में एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, प्रेमिसेस जहां पर कि उसको शक हो कि यहां पर रिकॉर्ड रखा हुआ है, और प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब जो मनी है, प्रोसीड ऑफ क्राइम या कोई इस तरह का दस्तावेज, वो किसी बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा दस्तावेज जो मनी को लेकर डील करता हो जी। तो सबसे, और उनको सीज कर सकता है। ये सेक्शन 17 में दिया हुआ है। सेक्शन 18 जो है वो सर्च ऑफ पर्सन, वो ये कहता, वो ईडी को पावर देता है कि किसी इंडिविजुअल को वो सर्च कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, उसके रिकॉर्ड को सीज कर सकता है, और जिस प्रेमिसेस के अंदर वो सर्च कर रहा है उस प्रेमिसेस को वो उसके अंडर कंट्रोल में रहती है जी। ये जब मैं बातें बोल रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि इन बातों का एक्चुअली मतलब क्या है। इसी तरह सेक्शन 16 ऑफ पीएमएलए जो है 16, 17, 18 ये 3 इंपॉर्टेंट ईडी के हैं जी। तो वो जो सेक्शन 16 पीएमएलए है वो अलाउ करता है सर्चेज एंड सीजर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कॉमन उसके अंदर। अब मेरा कहना यह है, पीएमएलए जब ईडी की रेड हुई, ये कोई सीबीआई की रेड तो है नहीं जी, ये ईडी की रेड है जो डील करेगी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो जब ये किसी प्रेमिसेस पे गए तो देवर विद इन देयर पावर्स कि ये किसी भी एज पर जो सेक्शंस मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये उन सेक्शन से ये एम्पावर्ड है कि किसी भी जगह पर जाकर जहां पर इनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो जी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है दैट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द जो इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवेयर और फ्रॉम देयर सोर्सेज जी। तो जब उनके पास एक इंफॉर्मेशन होगी, उन्होंने उसके ऊपर रेड किया, रेड करने के बाद जैसे कि पावर उनके पास सर्च एंड सीजर की है, इंडिविजुअल की है, तो इसी तरह आईपैक के घर पे और ऑफिस के अंदर इन्होंने रेड करी। वो बात अलग है कि अभी वो रेड हुई, उस रेड में क्या हुआ, क्योंकि ट्रेल तो इनको देखनी पड़ती है, पैसा कहां से आया, कहां गया, क्या क्या माध्यम था, और ये सब आप तब तक नहीं देख सकते जब तक कोई विशेष तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना आ जाए या कोई कंप्यूटर। काफी लंबी बात हो गई डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आपने सारा बताया, लेकिन मैं आपसे मूल बात करता हूं। एक मामला जिसको नवंबर 2020 में दर्ज किया गया, ठीक, उसके संदर्भ में 2005 दिसंबर में रेड हो रही है। 6 साल बाद ये खोजने की कोशिश हो रही है
पैसा कहाँ से आ रहा था, पैसा कहाँ से जा रहा था। तो जिस कानून के तहत, जिस अधिनियम के तहत ये अधिकार मिला हुआ है कि आप रेड कर सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें कोई यही व्यवस्था नहीं भैया कितने समय में कर सकते हो। जब मन किया हम उठा के चल दिए, जिसके यहां भी चल दिए। अगर ममता बनर्जी चुनाव से ठीक पहले छापे की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित इस आधार पर बता रही है कि ये कंपनी हमारी चुनावी रणनीति का काम कर रही है, इस कंपनी का प्रमुख हमारा आईटी सेल का प्रमुख है, तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या होगा, पर जनता की अदालत में यह संदेह तो पैदा होता है ना कि जब चुनाव को 3 महीने बचे हैं, एक कंपनी जो चुनावी रणनीति का काम कर रही है, एक कंपनी जो सत्तारूढ़ दल पश्चिम बंगाल का है उसके लिए पूरा काम कर रही है, उस समय पर ईडी 6 साल पुराने मामले में जा रही है। इसके संदर्भ में प्रदीप शर्मा जी, कोई लॉ प्रोटेक्शन है, कोई कानूनी संरक्षण है? ममता बनर्जी अगर वहां पहुंची है तो इसे कानून किसी दृष्टि से सही ठहरा सकता है? डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो जो टाइम बाउंड है कि भाई इतने समय के बाद ये उन्होंने उसके ऊपर रेड किया, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, यहां पर कोई टाइम का प्रोसीजर नहीं है। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये जो रेड्स होती है पीएमएलए की, ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन होती है। आप किस टाइम पे कहां पर क्या हो, ये इंफॉर्मेशन आज तक उन्होंने डिस्क्लोज की नहीं है, तो उनके पास पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टाइम पहले एक पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी की पावर्स को कर्टेल कर दिया जाए, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी ये कहा था कि सीडी के पास, जो ईडी के पास पावर्स हैं एज पर एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, अगर कोई अमेंडमेंट करनी है या कुछ भी करना है तो वो लेजिस्लेशन का पार्ट है, वो वहां से करेगा। अब दूसरी बात ये रही कि एक पर्टिकुलर ऐसी एजेंसी जिसको, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करती है, उसके यहां पर एक रेड होती है, उसको हम इलीगल नहीं कह सकते इन ए वे, क्योंकि वो तो ठीक है, जैसा हम आज रेड नहीं हुई ना। प्रदीप शर्मा जी थोड़ी मदद कीजिए, आज कोर्ट में जो हुआ उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए बतौर कानूनविद। हम समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि आज अदालत में तृणमूल कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि हुई या ईडी बेकसूर महसूस हुई, या दोनों के संदर्भ में मामला यथावत है और सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा कि ईडी सही है या तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी सही है। थोड़ा इसे हमें बताइए ना, ताकि हम अपने कार्यक्रम का विस्तार ले सकें। डॉक्टर साहब, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, ईडी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के काम में बाधा डालने के ऊपर आप एक सर्च हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है, ये तो बात का विषय है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन वो एक रेड पे गई, गलत हो गई, सही हो गई, ये मैं में किसी पॉलिटिकल लीडर का, ऐसे लीडर का जो वहां की पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक मुख्यमंत्री भी है और साथ में बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनका वहां पहुंचना, तो ये अगर अदरवाइज कुछ नहीं कहता तो एक भी बात तो ये है, ये भी एक इंडिकेशन देता है, एक चीज। दूसरी बात, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वो चाहे सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, लॉ सबके लिए बराबर है। नहीं प्रदीप शर्मा जी, आप मेरे सवाल के साथ थोड़ा कनेक्ट हुई है। आप वकील के तौर पर सारी बात कह रहे हैं, पर मैं कानून विद्ता के नाते आपसे जो चाहता हूं वो आज के अदालत के आदेश पर टिप्पणी के तौर पर चाहता हूं। क्या आज की अदालत ने कहा कि ममता बनर्जी ने गलत किया है? क्या ऐसा आपने आदेश में पाया? या क्या आपने आज के आदेश में पाया कि ममता बनर्जी या टीएमसी के जो आरोप थे उन्हें मंच ने सही ठहराया कि यह गलत मंशा से हुई रेड है, या दोनों संदर्भ में कुछ नहीं हुआ है? इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, थोड़ा इसमें मदद कीजिए ना मुझे। कोर्ट ने वन लाइनर एक अपना इसमें अपना जो ऑर्डर किया उसमें सिर्फ ये बोला है, क्योंकि ईडी ने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी कि मैंने तो कोई सीजर किया ही नहीं, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि जब ये उसको किसी तरह का ईडी ने कोई सर्च में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स को सीज ही नहीं किया, तो आपका पहली बात तो ये है कि यहां पर इसको ये पिटीशन इनफ्रक्चर्स हो गई। दूसरा एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो अफेक्टेड पार्टी है, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है डॉक्टर साहब, जो अफेक्टेड पार्टी है वो कौन है? आईपैक जी। आईपैक इसमें पार्टी नहीं है। कोर्ट के सामने कौन आ रहा है? सरकार आ रही है।
तो अगर ईडी की भी रेड है तो जो अफेक्टेड पार्टी होगी वही तो कोर्ट के सामने आएगी ना। अरे अफेक्टेड पार्टी तो ईडी भी है। ईडी कह रही है कि हमने तो कुछ जब्त नहीं किया, पर हमें जो जब्त करना था वो ममता बनर्जी उठाकर ले गई, उस पर कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। ये एक अलग विषय है। इसके संदर्भ में कोर्ट खामोश क्यों रहा है? इसमें कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप प्रदीप जी? नहीं, इसमें तो जब उन्होंने कहा कि हमने कुछ सीज ही नहीं किया अभी तक, तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन तो तब अराइज होता जब हम कुछ सीज करते या हम उस सीजर के बेस के ऊपर। प्रदीप शर्मा जी, लेकिन कोर्ट में ईडी के वकील ने यह भी तो कहा कि कागज तो ममता बनर्जी खुद उठाकर ले गई, ये भी तो साथ में कहा हम तो कुछ जब्त नहीं किए, पर हमारी सर्च के दौरान ममता बनर्जी कागज उठाकर ले गई, ये तो कहा ना। इस बार कोर्ट ने कुछ किया नहीं, इस पे अभी नहीं किया। अभी देखिए फिर वही बात है कि उसमें किसी भी सरकारी अधिकारी के काम में रुकावट बनने की वो तो उसके ऊपर होगी। अगर ईडी ने इस बात के ऊपर प्रेस किया तो कार्रवाई उनके ऊपर होगी। कार्रवाई होगी, ये प्रदीप जी का कहना है। पर आज जब कोर्ट में ईडी ने कहा, मतलब ईडी की ओर से वकील ने कहा, तो उस पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पर बहरहाल इसके राजनीतिक मायने समझने की कोशिश करते हैं। संजीव कौशिक जी मेरे साथ में है, क्या कहते हैं संजीव जी? ये आत्मघाती गोल है। ईडी की कार्रवाई ममता बनर्जी को मजबूत कर गई, ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति का वातावरण बना गई, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हौसला पैदा कर गई? ममता दीदी इस बार तो चुनाव के तहत निपट जाएगी। क्या है संजीव जी, थोड़ा रोशनी देंगे? हिमांशु जी, बंगाल के इस घटनाक्रम के दो मायने हैं और दो तरीके से इस पर ध्यान दिया जाए। एक राजनीतिक मायने है और दूसरा एक संवैधानिक भी मसला है इसमें जी। राजनीतिक मायने ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले आज के वक्त में बुलंद है। वो चाहे हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, बिहार से होते हुए उनको लगता है कि एक धक्का और दो और बंगाल का किला फतह कर जाओ। लेकिन वो ये बात भी समझते हैं कि बिहार, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र के जैसे बंगाल नहीं है। बंगाल बहुत टफ है उनके लिए। यह बात अलग है कि पिछले 2 बार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है और अब की बार 200 पार के नारे के साथ, लेकिन पिछले 2 बार में भी टीएमसी 200 से ऊपर रही है। वो मतलब कि वो मजबूती के साथ अभी भी अड़ी हुई है और आने वाले दिनों में भी लगता है ऐसा ही है कि वो अड़ी रहेगी। कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि हमने देखा दिल्ली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति रहती है कि यदि हम राजनीतिक तौर पर आपको नहीं तोड़ पाते हैं या आपसे नहीं लड़ पाएंगे तो आपकी छवि पर निश्चित तौर पर डेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। संवैधानिक जो संस्थानों के बारे में बात की जाती है, पिछले 10-11 सालों में एक छवि आम लोगों के बीच में बनी है कि केंद्र की सरकार जब भी इलेक्शन हो, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उसका बेजा इस्तेमाल करती है। उसके कारण भी है, हमने देखा है कि हर इलेक्शन से पहले ईडी का सक्रिय हो जाना। अभी ईडी के बारे में इतनी बातचीत हो रही है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में 5,500 से ज्यादा ईडी ने कार्रवाई की है और उस 5,500 से ज्यादा कार्रवाइयों में तकरीबन जो नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर, उसमें 95% से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता है। और कन्विक्शन रेट जान करके आपको ताजुब होगी, 4.6%, मतलब 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है और यह इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन से पहले, उदाहरण के तौर पर दिल्ली इलेक्शन से पहले दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री तक को डाल दिया गया और यदि चारों खाने चित्त हो गई, सारे नेता बाहर हैं आज के वक्त में। लेकिन एक बार जब आपकी छवि टूटती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर भी आप टूटते हैं और आपकी छवि भी खराब होती है, उसका असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश लगातार ये है और ये कोई नई बात नहीं है। रिकॉर्ड और आंकड़े ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के तरीके, अभी टीएमसी की जो नेत्री कह रही थी, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ही महीनों पहले एक हिंदुस्तान के ही एक पत्रिका ने या अखबार ने एक आंकड़ा छापा था कि कितने भ्रष्ट नेता जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्रवाई करती रही, कुछ पर अभियान चला के कार्रवाई करती रही, वो सारे लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर गए। कुछ के ऊपर कार्रवाई खत्म कर दी गई, कुछ के ऊपर कार्रवाई धीमी कर दी गई और बिल्कुल शांत तरीके से है। वो आंकड़े अभी बता रहे थे टीएमसी के नेता। तो ये सारी चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली, राजनीति करने की जो शैली है वो किस तरह की है। कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि पिछले इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नाकाम नहीं मानते बंगाल के संदर्भ में, चूंकि 3 से यदि 77 तक आप पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपने जमीन तो तैयार कर ही दी है। इस बार पूरी कोशिश है रक्तपात। मेरा मानना है कि भारतीय बंगाल के राजनीति में या राजनीतिक इतिहास में यह भी बात सही है कि रक्तपात की राजनीति रही है और जिस साल जिस इलेक्शन में ज्यादा रक्तपात हुई है वहां सत्ता परिवर्तन की भी संभावनाएं बनी है। शुरुआत हो चुकी है, इससे पहले भी पिछले इलेक्शन में भी हम। सजी जी क्या मानते हैं आप, ईडी की जो कार्रवाई हुई इसमें 2 बातें आज निकल कर आई अदालत में। पहली, तृणमूल कांग्रेस की आशंका थी कि हमारे दस्तावेज जब्त हो गए, हमारी रणनीति जो है ईडी के हाथों पड़ गई है और ईडी के माध्यम से भाजपा के हाथों पड़ जाएगी।
तो ईडी ने कह दिया हम तो कुछ जब्त ही नहीं किए, हमारे को कोई दस्तावेज मिल ही नहीं पाया। पर इसके साथ जो कहा ईडी के वकील ने वो महत्वपूर्ण है। उसने कहा कोई दस्तावेज हमारे हाथ इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रेड के दौरान जबरदस्ती आ गई और अपने जोर से सारे दस्तावेज उठा ले गई। हमारे साथ में वरिष्ठ कानूनी डॉक्टर प्रदीप शर्मा वो बता रहे हैं कि सरकारी कामकाज में बाधा डालना बड़ा गुनाह है। क्या कहते हैं, ममता बनर्जी जो अब तक किसी मामले में नहीं फंसती थी, इस बहादुरी के चलते, इस दिलेरी के चलते अपने आप को बड़ी मुश्किल में डाल ली है। प्रदीप जी हमें बता रहे थे सबसे बड़ी अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से होगा। सामने है कि ममता बनर्जी ने फाइलें उठाई, सामने है ममता बनर्जी के कहने पर अधिकारियों ने फाइलें उठाई। क्या कहते हैं, ममता बनर्जी ने चुनाव होने से पहले ही आत्मघाती गोल कर लिया। ईडी रेड में क्या पाती, उससे कहीं ज्यादा भाजपा को ममता बनर्जी ने खुद दिला दिया। क्या कहते हैं, ममता बनर्जी ने बड़ी कानूनी मुश्किल अपने लिए खुद बुला ली है। लगातार ये सवाल आप कानूनविद से भी पूछ रहे थे और वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि वो आखिर इसमें किसकी हार और किसकी जीत, कौन हाशिए पर और कौन सामने दिखाई दे रहा है। मैं खुलेआम ये बात कहता हूं कि ममता बनर्जी की छवि एक जुझारू नेता के तौर पर रही है। ममता बनर्जी पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि 80 से ज्यादा स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए। तमाम वो अपने जितने भी उनके ध्रुवीकरण वाले जो राजनेता थे या मुख्यमंत्री थे उन सारों को उतार दिया गया था बंगाल में। उसके बावजूद ममता बनर्जी ने बड़ी आसानी से और उन्हीं के जैसे राजनीति करते हुए, उन्हीं के पीछ पर खेलते हुए उन लोगों को शिकस्त दिया। ममता बनर्जी के बारे में आज की कार्रवाई के संदर्भ में यदि आप जानना चाहेंगे तो ममता बनर्जी यहां भी एज लेती हुई दिखाई दे रही है। ईडी का यह कहना कि हमारे छापे के बावजूद हम कोई पेपर या कोई कागजात हम बरामद नहीं कर पाए, निश्चित तौर पर ईडी की विफलता दिखाती है। सवाल तो पूछे जाएंगे ना, आपने यदि किया और आपको ममता बनर्जी ने वहां हाशिए पे धकेल दिया और वो पेपर लेके चली गई, और यदि इस तरह से कहीं से भी ये अनुमान यदि कोर्ट को दिखाई देता तो कोर्ट एक आदेश पारित करता कि आपने कौन से पेपर ले गए, पहले उसके बारे में बताइए। बजाबता ईडी को ये लिखित में, ये ममता बनर्जी की तरफ से जब ये बात कही गई तो ईडी को ये कहा गया कि आप लिखित में दीजिए कि आपने कोई पेपर नहीं लिया यहां से, और ईडी को ये कहना पड़ा कि हमने कोई सामान ही जब्त नहीं की। जाहिर सी बात है कि ईडी को मुंह खाकी वापस आनी पड़ी। ये ममता बनर्जी के लिए या ममता बनर्जी के चाहने वालों के लिए ये ममता बनर्जी की मजबूती है। भले भारतीय जनता पार्टी इसको परिभाषित करे अपने तरीके से, राजनीति का अपना एक तरीका परिभाषित करे, ये कहना है संजीव कौशिक जी का। लेकिन सोफिया खान जी कुल मिला के कोर्ट में आज उभर कर आया है, दस्तावेज ईडी को इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि ममता बनर्जी ने रेड के दौरान दखल दे दिया, और जो दस्तावेज जब्त होने थे ईडी के द्वारा उनको तो ममता बनर्जी ने उठा लिया, ममता बनर्जी के सहयोगी ने उठा लिया। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि आज भले ही राहत मिली हो कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुश्किल आने वाली है, आपकी नेता खतरे में है, आपकी नेता का वजूद खतरे में है। क्या कहते हैं सोफिया जी, मुश्किल बड़ी है? हिमांशु जी देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि 6 साल से ये लोग जो कोयला का पैसा जो टटोल रहे हैं, अब तक तो इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 6 साल से केस तारीख पे तारीख, ये तारीख तभी निकलता है जब इलेक्शंस होते हैं। ये मैं बार बार मैं क्या, जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं वो सब यही बात जानते भी हैं और कहते भी हैं, बंगाल वासी सब जानते हैं कि जब चुनाव हुआ है, जब चुनाव आएगा तब तक विपक्षियों के जो गले पर तलवार लटकेगी ईडी की, और जो भी जिस भी तरीके से। तो देश देख रहा है और देश को ये पता भी है कि आज जो भी संस्थाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि देश में जो भी सत्ताधारी हैं वो अपने अपने फायदे के लिए इस तरीके के एजेंसियों को काम पर लगाते हैं। लेकिन मैं आशा करूंगी कि बंगाल में इस तरीके की चीजें जो है वो नहीं होंगी जब तक ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की सरकार जब तक रहेगी, इनफैक्ट रहेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता हमेशा ममता बनर्जी को चुनती है। क्योंकि हमने देखा 2021 में। मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ सोफिया जी, आप कितनी बड़ी मुश्किल में है, वो प्रदीप शर्मा जी शायद थोड़ी मदद करें। प्रदीप जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि ईडी के कामकाज में बाधा डालने के संदर्भ में आरोप कितना संगीन होता है, और इस संगीन आरोप के एवज में अगर सजा सुनाई जाती है तो अधिकतम कितनी सजा सुनाई जा सकती है, न्यूनतम कितनी और अधिकतम कितनी? जरा 2 विषयों पर बतौर कानून में आप रोशनी दे सकते हैं, बहुत लंबा पेचीदा ना करते हुए। आईपीसी की धारा 142 के अंतर्गत ये उसमें दिया हुआ है कि कोई भी आदमी अगर गवर्नमेंट
एजेंसी के कार्य के बीच में दखल देगा तो उसको 3 महीने की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये अधिकतम सजा है 3 महीने की में, जो उसमें 3 महीने की सजा, जुर्माना या दोनों। तो हिसाब से तो सोफिया खाजी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ममता बनर्जी के संदर्भ में। 2 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान होता तो ममता बनर्जी के लिए खतरा हो सकता था। 3 महीने की सजा के संदर्भ में तो क्या कहते हैं प्रदीप जी, ज्यादा खतरनाक मसला नहीं है। हमें ठीक ही कह रहे संजीव कौशिक जी, फायदा हुआ है ममता बनर्जी को, एक दिलेर मुख्यमंत्री के तौर पर, एक दिलेर नेता के तौर पर छवि बनी। क्या कहते हैं आप, कानूनी दृष्टि से बहुत खतरा नहीं? नहीं, जो आपने मुझसे पूछा कि इसमें कितनी सजा होती है मैक्सिमम, तो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। सेक्शन 182 आईपीसी में जो अगर कोई भी आदमी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे मदद चाहूंगा प्रदीप जी, ये आईपीसी की आप जो बता रहे हैं वो अलग बात, ईडी का अलग कानून है। ईडी के काम में दखलंदाजी करने पर, रुकावट करने पर कोई अलग प्रावधान तो नहीं है। इसे थोड़ा अगर आप परख कर बता सके तो मदद होगी हमारी इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन कुशल जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो कुशल जी की भी बात सुन लेते हैं। जी कुशल जी, बेचैन हो गए क्या आप? मात्र 3 महीने, इतने गंभीर आरोप के एवज में निराश हो गए क्या कुशल जी आप? 3 महीने की या 3 दिन की नहीं है बात। अगर है कि आपने कानून तोड़ा है, अगर आपने अपराध किया, चाहे 3 घंटे की सजा क्यों ना हो, लेकिन आप तो अपराधी हैं ना। आप ईडी के काम में दखल अंदाजी किए हैं ना। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी आंदोलन करते हैं, पुलिस के हाथ में, पुलिस को टच भी नहीं करते, फिर भी हम लोगों के ऊपर में सरकारी कामकाज के आड़ में हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। सरकार के ऊपर में या पुलिस के ऊपर में हाथ उठाने पर, जो कि हम लोग टच भी नहीं करते हैं पुलिस प्रशासन को, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके ले जाती है। यही ममता बनर्जी। क्या है कुशल जी, हम लोगों ने तो कभी आपके प्रदर्शन देखे ही नहीं ना। हमने देखा नहीं कि आप किस दिलेरी के साथ जो है प्रदर्शन करते हैं। हम खामखा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के इतने सालों से क्या जूझते हैं। आप बता रहे हैं, अरे हम तो बिल्कुल ही लच्चर और लाचार किस्म के रहते हैं, हाथ जोड़कर रहते हैं प्रदर्शन में। हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है। ऐसे ही है ना जी कुशल जी? देखिए जी, अब मैंने थोड़ा एक बार आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कीजिए प्लीज। मैंने कहा कि हम लोग 25-30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 35 साल से। हमने तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कभी दिलेरी के साथ प्रदर्शन देखे ही नहीं। हम खामखा में गलत तस्वीरें दिखते और दिखाते थे, जिसमें आप लोग जीवटता के साथ में भिड़ जाते थे, अड़ जाते थे, लड़ जाते थे। आप लोग तो हाथ जोड़कर रहते हैं, बिल्कुल एकदम डरे डरे से, सहमे सहमे से। ऐसा ही है ना आपका लड़ना, आपके स्वभाव में ही नहीं है ना? मेरे ऊपर 94 केस है, मैं 3-3 महीना जेल कटा हूँ। मैं 3 से 3.5 महीना जेल कटा हूँ। 94 केस मेरे ऊपर में है। क्या मैं अपराधी हूँ क्या? राज्य सरकार के द्वारा झूठा मामला है, झूठा मामला है राज्य सरकार के द्वारा। मेरे ऊपर 94 केस है। मैं एक साधारण परिवार का सदस्य हूं, जिला अध्यक्ष रहा हूं युवा मोर्चा का। लेकिन अगर जब एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर में पुलिस के ऊपर से आरोप लगाया जाता है, मुख्यमंत्री ईडी के कार्रवाई को रोकने, बाधा देने पहुंची हैं। आखिर ऐसा क्या था उस फाइल में कि मुख्यमंत्री फाइल लेने के लिए वहां पहुंच गई? उन्होंने बता दो दिया कुशल जी। फाइल में थी उनकी चुनावी रणनीति, फाइल में था उनका ब्लूप्रिंट, फाइल में थे उनके संभावित उम्मीदवारों के नाम, जिसको आपके हत्थे पड़ने से रोकने के लिए वो पहुंची। बताया तो है उन्होंने कि ये था। ईडी क्या कोई राजनीतिक दल है कि उनके उम्मीदवारों का नाम लेकर के ईडी क्या करेगी? और 2022 का डेट है, आपको वीडियो के माध्यम से नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए। उस फाइल में एक डेट डाला हुआ था 2022 का। इसका मतलब 2022 में मुख्यमंत्री अपना कैंडिडेट घोषणा कर दी थी, 2022 में लिस्ट बन चुका था। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उस पेपर में, उस फाइल में कोई कैंडिडेट का लिस्ट नहीं था, कोई उनके बूथ एजेंट का लिस्ट नहीं था, कोई बूथ अध्यक्ष का लिस्ट नहीं था। उस फाइल में सिर्फ और सिर्फ घोटाले 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 के कागज, दस्तावेज थे, जिसको मुख्यमंत्री। आपका मानना यह है कि ये जो आईपैक वाले हैं, वो प्रतीक जैन जो है वो बिल्कुल नासमझ आदमी है। जिस मसले पर 5 साल पहले मामला दर्ज हो रखा है ईडी के द्वारा, उससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज, सारे प्रमाण, सारे सबूत वो अपने दफ्तर में रख के बैठे थे, इस बात के लिए कि आप आओ और हमारे यहां से ले जाओ। इतने ही नासमझ लोग हैं ना कुशल जी, ये आईपैक वाले, ये टीएमसी वाले, ये प्रतीक जैन। मुख्यमंत्री कभी ये सोची नहीं थी कि ईडी उनके आईपैक के ऑफिस में पहुंच जाएगी।
इसलिए सारी फाइलें वहां रख करके रखी थी। उन्हें नहीं आइडिया था कि ईडी वहां पे पहुंच सकती है, सीबीआई वहां पे जा सकती है। मुख्यमंत्री अगर जानती तो वहां पे फाइल नहीं रखती। क्या बात करते हो कुशल पांडे जी, ईडी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय तक में पहुंच जाती है, हम देख रहे हैं। ये आईपैक ऐसी कौन सी चीज थी जिसके चलते उम्मीद नहीं थी कि यहां पर कभी आ सकती है? ये आईपैक क्या मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बड़ी चीज है? ये केजरीवाल तक को तो जेल में डाल दिए, ये ईडी वाले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाल दिए। ये आईपैक इतनी बड़ी चीज है क्या जिसमें ईडी जा ही नहीं सकती थी? ऐसा भरोसा टीएमसी और ममता बनर्जी को था। ये क्या है आईपैक? ममता बनर्जी जानती थी तभी तो नहीं, तभी तो फाइल वहां पे रखी थी, तभी तो फाइल वहां पर रखी थी, नहीं तो फाइल नहीं रखती। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब पार्थो चटर्जी गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री उनके घर पे पहुंची थी क्या? सुदीप बंदोपाध्याय गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री उनके घर पे पहुंची थी क्या? मदन मित्रा गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री उनके घर पे पहुंची थी क्या? खाद्य मंत्री गिरफ्तार हुए तो मुख्यमंत्री उनके घर पहुंची थी क्या? नहीं पहुंची थी ना। तो आईपैक के ऑफिस में मुख्यमंत्री इतने एक्टिविटी के साथ में पुलिस प्रशासन को लेकर के, यहाँ के डीजीपी को लेकर के क्यों इतना हड़बड़ी में क्यों गई थी? इसका उत्तर मैं दे सकता हूं, पर मुझे लगता है सोफिया जी को देना चाहिए। सोफिया जी, मासूम सा सवाल है कुशल पांडे जी का। उन्होंने बताया कि ये 4 टीएमसी के बड़े नेता थे जिनकी यहां पर छापा पड़ा, उस समय ममता बनर्जी नहीं पहुंची। आईपैक में पड़ा वो ममता बनर्जी पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? कुशल जी जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहिए। सोफिया जी बताइए ना कुशल जी को और हमारे दर्शकों को। ये भाजपा के प्रवक्ता कुशल जी हैं, इनके ऊपर 94 केस क्यों लगे होंगे ये अभी मैं और जनता समझ चुके हैं कि आपके ऊपर 94 केसेस क्यों लगे हैं। सबसे पहले तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और इनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर अभी ये जो कह रहे थे ना, कानून की जो बातें कर रहे थे, किस कानून के तहत इनके बुलडोजर बाबा यूपी में बुलडोज कर देते हैं घरों को, वो किस कानून के दायरे पे आता है भाई? तो कानून तोड़ने में आप लोग आगे हैं, ममता बनर्जी आगे नहीं है। और वो कह रहे हैं ना आईपैक के दफ्तर में नहीं जा सकती थी, ममता बनर्जी को नहीं पता था इसीलिए फाइलों को वहां छुपा दिया। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं? 6 साल पुराना केस, उसके कागजात ओपनली जो आईपैक स्ट्रेटेजी बनाती है, आईपैक जिसको पूरी दुनिया जानती है, वहां पर ले आके ममता बनर्जी फाइल रख देती है। ये छोटा सा एक 3 साल का बच्चा भी इस तरीके की बातें नहीं करेगा। तो ये तो है भाजपा के। वो तो ठीक है सोफिया जी, उनकी दूसरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए ना। कुशल जी ने ये पूछा है सोफिया जी कि जो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के यहां रेड हुई तब ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची, या आईपैक के दफ्तर में क्यों पहुंच गई? ये तो आपने ही कह दिया ना, ये तो कुशल जी ही नहीं कह दिया कि नहीं पहुंची। नहीं पहुंची इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि उनको नहीं पहुंचना था, ईडी को अपना काम करने दिया। लेकिन आईपैक के दफ्तर में वो आईपैक के प्रतीक जैन को बचाने नहीं गई थी, वहां पर वो अपने स्ट्रैटेजीज को लेने के लिए गई थी। बाकी प्रतीक जैन के ऊपर अगर आपको केस करना है, उनके ऊपर अगर कोयला या कोयले के पैसे खदेड़ने हैं, वो खदेड़िए ना आप, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टीएमसी के ऊपर प्रहार जो है ममता बनर्जी और उनके एक कर्मी नहीं सहेंगे, इसीलिए जो तो करो हमला, आबाद जीत बे बांग्ला। तो कुल मिलाकर सोफिया जी ने बताया कि देखो, वो भ्रष्टाचार के संदर्भ में कार्रवाई थी, टीएमसी के संदर्भ में भले ही नेता हो तो करिए अपनी कार्रवाई, जो सही होगा सामने आएगा वक्त के साथ में। पर आईपैक के संदर्भ में सोफिया जी का कहना है कि वो कार्रवाई भ्रष्टाचार की खोज के लिए नहीं थी, वो कार्रवाई तो हमारी स्ट्रेटजी को कब्जे में लेने की थी, इसलिए ममता बनर्जी पहुंची। संजीव जी, आखिरी टिप्पणी, कोर्ट क्या समझेगा ये बात की बात, चुनाव के मद्देनजर तो जनता क्या समझेगी उससे समझना है। कुशल जी के सवाल का बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपका क्या उत्तर है? कुशल जी ने कहा कि देखो, इतने बड़े बड़े नेताओं के यहां छापा पड़ा, तब ममता बनर्जी को नहीं लगा कि अपने को जाना चाहिए। आईपैक के यहां छापा पड़ा, पहुंच गई। जनता ने क्या समझा, क्यों पहुंच गई ममता जी? पैसों का हिसाब बचाने के लिए या अपनी रणनीति बचाने के लिए? हिमांशु जी, आपको तैयार रहना होगा। इस तरह के मुद्दों पर लगातार अब चर्चा चलती रहेगी और ये छापेमारी खत्म भी नहीं होने जा रही है। ये लगातार इस तरह के और कार्रवाई आपको देखने को मिलेंगे और ये कार्रवाई कम होने के बजाय और बढ़ेगी। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जुझारू जिस तरह से है, वो खेला होबे किनारे के साथ वो सड़कों पे उतर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ चुकी है कि बड़ा जितनी आसानी से वो बंगाल को अपने झोली में डालने का प्रयास कर रही है, उतना आसान नहीं है। बंगाल के लोगों के मिजाज में एक अलग तरह की राजनीति है और ममता बनर्जी उस नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझती है। भाजपा बंगाल को आसान समझती हो ऐसा कभी लगा नहीं। बंगाल बहुत मुश्किल है, ये भाजपा समझती है, इसीलिए अलग अलग प्रयोग करती है।
ममता बनर्जी से जूझने के लिए ममता बनर्जी के सहयोगियों की तलाश में भी भाजपा पूरी जोर से रहती है। लेकिन ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से वाम मोर्चा को उखाड़ फेंका, क्या उन ममता बनर्जी की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी 2026 में हिला पाएगी? और क्या ईडी की ये कार्रवाई चुनावी राजनीति से परे मेरिट पर अपने आप को सही साबित आने वाले समय में अदालत में कर पाएगी? ये दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आने वाला वक्त इसका उत्तर देगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।